एक बार ये रिकॉल कर लेते हैं जी दोबारा से, बिकॉज मैं अभी आगे जाऊंगा अगले पॉइंट पे तो काफी कंफ्यूजन हो सकती है। तो वो कहते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस के अंदर, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस के अंदर आपको किताबें कब मेंटेन करनी है? अगर पिछले 3 सालों में, तीनों सालों के अंदर ही अगर आपकी रिसीट 1.5 लाख को एक्सीड कर जाती है, तो अगर किसी भी साल आपकी रिसीट्स 1.5 लाख को एक्सीड नहीं की, तो एक तरह से अगले 3 साल आपकी छुट्टी है, फिर आपको किताबें मेंटेन करनी जरूरी नहीं है। एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, तो कुछ खास नहीं है। वो कहता है कि रजिस्टर, डेली केस रजिस्टर आपको 3C में, और एक ड्रग्स का क्या स्टॉक है वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सो वो कहता है कि अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशन है तो ये 2 चीजें आपको एडिशनल रिक्वायर की गई हैं। एक तो डेली केस रजिस्टर, डेली आपने कितने पेशेंट देखे वो हमने एक रजिस्टर का फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्म नंबर 3C के अंदर आप वो मेंटेन करेंगे। दूसरा वो कहता है कि जी अगर आप अपने पास मेडिसिन भी रखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मेडिसिन भी रखते हैं अपनी, उनका अंदर काउंटर बना होता है, तो वो कहता है कि जी एन इन्वेंट्री ऑन द ब्रॉड हेड्स, ठीक है जी, मोटा मोटा, ठीक है, बहुत डिटेल में माइन्यूटली इनकम टैक्स वालों को नहीं चाहिए। फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, स्टॉक ऑफ द ड्रग्स, मेडिसिन एंड द अदर कंज्यूमेबल एसेसरीज फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशन, ठीक है जी। अदर कंज्यूमेबल एसेसरीज कोई इंजेक्शंस हैं, कोई ग्लव्स हैं, बैंडेड्स हैं, जो भी आपके कंज्यूमेबल्स होते हैं उन सब की भी आप एक इन्वेंट्री बनाकर रखेंगे, ठीक है। नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, आइए जी। अब वो कहता है कि सर बाकी सब असेसीज के बारे में क्या होगा? तो मैंने कहा कि सर बाकी असेसीज मतलब सिर्फ बिजनेसमैन, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो आपने कवर अप कर लिए पिछले पॉइंट में। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, वहां पे वर्ड आया था स्पेसिफाइड प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन थोड़ी ना कवर अप हो गए, ठीक है। लेट से कोई प्लम्बर है, कोई हेयर ड्रेसर है, ऐसे 10,000 और भी हैं जो कि सिर्फ सर्विसेज देते हैं। तो हमने तो बड़े हैंडफुल सिलेक्ट किए जिनको स्पेसिफाइड प्रोफेशन में लेकर आए। इसके अलावा और भी 10,000 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको इसके अंदर कवर अप नहीं किया गया, वो अब इस पॉइंट के अंदर कवर अप होंगे मिसलेनियस के अंदर, ठीक है। तो इसमें बिजनेस वाले भी आए एंड द अदर प्रोफेशंस भी है जो कि स्पेसिफाइड में कवर अप नहीं हुए। ऊपर तो कौन से है? सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल्स भी कौन से? स्पेसिफाइड, ठीक है। सो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे जी। वो कहता है कि जी वो सारे असेसीज जो कि पॉइंट नंबर 1 के अंदर कवर अप नहीं हुए उनको भी अपनी किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि एओ उनकी इनकम को कंप्यूट कर सके, ठीक है जी। अगर आप किताबें ही नहीं मेंटेन करेंगे तो एओ को कैसे पता लगेगा कि इस साल आपने 10 लाख कमाया कि 10 करोड़ कमाया, क्योंकि आप किताबें ही नहीं मेंटेन करते। किताबों को ही तो चेक करके हमें पता लगने पाएगा कि एक्चुअल में आप कितना कमाते हैं। तो हमने कहा कि जी ठीक है, बाकी सबको अपनी किताबें कब मेंटेन करनी है, क्योंकि अभी सेक्शन 44AA ही चल रहा है और AA ही हमें बताता है कि किताबें आपको कब कब मेंटेन करनी है। बाकी सब असेसीज के केस में वो कहता है कि अगर आपकी इनकम 1,20,000 को एक्सीड कर जाती है तो मैं कहता सर इनकम के ग्रॉस रिसीट्स, वो कहता है कि सर इनकम, ठीक है, यहां पर ग्रॉस रिसीट्स में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद बचेगा जी इनकम। तो वो कहता है कि जी अगर आपकी इनकम उस प्रोफेशन से 1,20,000 से एक्सीड कर जाती है तो आर वी गेटिंग इट? तो अगर आप मेरी ही बात करें तो जो मेरी सीए की प्रैक्टिस है वो तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है, बट ये जो कोचिंग इनकम मेरे को मिलती है ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अंदर नहीं कवर अप होती। तो सीए की प्रैक्टिस में मेरे को क्या देखना है? पिछले 3 सालों के अंदर अगर मेरे को 1.5 लाख से ज्यादा रिसीट हुई तीनों सालों में, बट जब मैं अपनी कोचिंग इनकम की बात करता हूं तो वहां पर वो क्या कहता है कि किताबें कब मेंटेन करनी है? अगर पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल अगर आपको इनकम 1,20,000 से ज्यादा हुई तो आपको अपनी किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी। फाइन, ये समझ में आया आपको? हाउएवर अगर आप इंडिविजुअल और एचईएफ है तो लिमिट है जी 2.5 लाख की, इनकम की लिमिट है 2.5 लाख की। इंडिविजुअल और एचईएफ के लिए एनहांस्ड है जी, क्योंकि 2.5 लाख तक तो उनका नील स्लैब रेट है, तब तक तो उनको टैक्स होता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी उनके लिए 2.5 लाख। और एक और क्राइटेरिया, डुअल क्राइटेरिया है, कहते हैं ग्रॉस रिसीट अगर आपकी एक्सीड कर जाती है 10 लाख, और इंडिविजुअल और एचएफ के केस में 25 लाख इन एनी ऑफ द 3 ईयर्स। ऊपर क्या लिखा था? ऑल ऑफ द 3 ईयर्स, यहां पे क्या लिखता है? एनी ऑफ द 3 ईयर्स। और क्राइटेरिया भी डुअल है, तो मैंने कहा सर 2 क्राइटेरिया आपने बताए, दोनों के बीच में एंड लिखा है कि और लिखा है? तो वो कहते हैं कि और लिखा है, मतलब दोनों में से कोई भी एक में अगर आप पकड़े गए। लेट से मेरी रिसीट है 4 लाख की, बट कमा मैंने 3 लाख लिया, मैं इंडिविजुअल हूं, ठीक है।
रिसीट्स थी 4 लाख की। अब रिसीट्स वाले क्राइटेरिया में तो मैं नहीं पकड़ा गया, बट इनकम वाले क्राइटेरिया में मैं पकड़ा गया, तो मेरे को किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, वाइस वर्सा। एक और केस बनाकर बताता हूं। लेटर से मेरी रिसीट्स है 30 लाख की, जो मैंने बिजनेस किया रिसीट्स हैं 30 लाख की। किसी ने पूछा इनकम, तो मैं कहा सर काहे की इनकम, लॉस हुआ है 3 लाख का। कहते किताबें तो मेंटेन करनी पड़ेगी बिकॉज आपकी रिसीट्स कितनी थी 30 लाख। ठीक है, किताबें तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी बिकॉज आप पॉइंट नंबर 2 के अंदर पकड़े गए। आर वी गुड? और पिछले 3 में से किसी भी एक साल में अगर आपने 1,20,000 या 2.5 लाख से ज्यादा कमा लिया तो, या अगर आपकी रिसीट्स 10 लाख या 25 लाख को एक्सीड कर गई तो अगले 3 सालों तक आपको किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रोफेशन के केस में तो वो था ना कि 1,50,000 आपने बताया था, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस में ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख को एक्सीड कर जाती है अगर तीनों सालों में, तो आपको करंट ईयर में किताबें मेंटेन करनी मैंडेट है। हाँ, इनमें ऑल ऑफ 3 नहीं है, इसमें एनी ऑफ 3 है। तीनों में से किसी भी एक साल अगर आप एक्सीड कर गए तो अगले 3 साल तक तो आपको किताबें मेंटेन करनी ही पड़ेगी। अगले 3 साल तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जैसे कि 15-16 में अगर हम एक्सीड कर गए जी टर्नओवर 30 लाख, तो अगले साल वो कहेगा कि जी पिछले 3 सालों में क्या कभी आपकी टर्नओवर 25 लाख एक्सीड करके गई? मैं कहूँगा यस। फिर उससे अगले साल में भी उसने पूछा तो मैंने कहा यस। फिर उससे अगले साल में भी उसने पूछा तो मैंने कहा यस। फिर उससे जब चौथा साल आएगा तब मैं कहूँगा कि नहीं सर, इन 3 सालों में तो वो टर्नओवर एक्सीड नहीं करके गई। तो इसीलिए मैंने ये बात बोली कि अगर किसी साल आपकी टर्नओवर 30 लाख को एक्सीड कर जाती है, 25 लाख को एक्सीड कर जाती है, तो उसके अगले 3 सालों तक तो आपको कंपल्सरीली किताबें मेंटेन करनी ही पड़ेगी अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है तो। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है तो ठीक है। से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है जी यहाँ पे। अब मैं आपको फिर से सारा का सारा ब्रीफ कर देता हूँ। तो हमने कहा कि सर अदर असेसीज हु आर नॉट कवर्ड इन द पॉइंट नंबर 1, जो कि सबसेक्शन 1 के अंदर कवर अप नहीं हुए, उनके लिए क्या है? वो कहता है कि जी अगर तो आप इंडिविजुअल और एचईएफ हैं, देन द क्राइटेरिया इज इनकम 2.5 लाख या ग्रॉस असेट 25 लाख। ठीक है, और अगर आप इंडिविजुअल और एचईएफ नहीं है तब कुछ और है जी क्राइटेरिया, 1,20,000 और 10 लाख। 1,20,000 इनकम हो या फिर 10 लाख से ज्यादा आपकी सेल, टर्नओवर, ग्रॉस असेट, जो भी आप कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें बिजनेस भी आ रहा है ना, इसलिए ये वर्ड आ गया। आप कहेंगे कि सर ऊपर उन्होंने 1.5 लाख में ये तीनों वर्ड्स क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वो प्रोफेशन हैं। प्रोफेशन के केस में सेल थोड़ी ना होती है। ठीक है, एक सीए की बैलेंस शीट में या पीएनएल अकाउंट में आपको सेल या टर्नओवर थोड़ी ना दिख रही होगी, वहां पे तो रिसीट्स होंगी, ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स। आर वी गेटिंग इट? सो इन दैट केस उसने कहा कि जी सेल भी, टर्नओवर भी और रिसीट्स भी, क्योंकि ये जो अदर असेसीज हैं ये बिजनेस के लिए भी हैं और प्रोफेशन के लिए भी है, वो प्रोफेशन जो कि ऊपर कवर अप नहीं हुए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया टीचिंग प्रोफेशन कवर अप नहीं हुआ, सारे बिजनेस, कुछ भी ऑडिट का है तो बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। सो सारे बिजनेसेस इसी पॉइंट के अंदर आते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस अगर आपको साल में 1,20,000 से ज्यादा कमा कर दे रहा है या फिर आपको 10 लाख से ज्यादा की रिसीट्स करके दे रहा है, इंडिविजुअल और एचईएफ को छोड़ के, और इंडिविजुअल और एचईएफ में क्या है 2.5 लाख और 25 लाख, इनकम 2.5 लाख और टर्नओवर 25 लाख। टीचिंग इसी में ही आएगा और कहीं नहीं। तुषार आप कहाँ की बातें कर रहे हो? मैं आपको डबल ए पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से ऑडिट के सेक्शन पूछ रहे हो। मैंने अभी टच किए ही नहीं वो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो बिजनेस का आप बता रहे हैं, बिजनेस का सिर्फ इसी में लाइक करता है? हाँ जी, फाइन, चलें जी। और हमने कहा कि सर हमारा पहला साल है तो वो कहता है कि देन यू नो द ड्रिल, कि इस साल में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, लाइकली टू एक्सीड। अगर आपको लगता है कि आप 1,20 या 2.5 लाख को एक्सीड कर जाएंगे तो, या आपकी टर्नओवर, ग्रॉस सीट या सेल्स 10 लाख या 25 लाख को एक्सीड कर जाएंगे तो आपको किताबें मेंटेन करनी है। बट अगर आपको लगता है कि वो एक्सीड नहीं करेंगे तो आप उनको किताबें मेंटेन करनी मैंडेट नहीं है। ये तो पिछले वाला ही कॉपी पेस्ट आया जी, ऊपर वाली अमाउंट्स ही आपको याद रखनी है। बस फर्स्ट पॉइंट में द वर्ड इज इनकम, नीचे जो वर्ड है दैट इज सेल, टर्नओवर एंड द ग्रॉस रिसीट्स। ठीक है जी, इनकम के केस में 1,20 और 2.5 लाख है, जो कि पहले 1.5 लाख ग्रॉस रिसीट ही हुआ करता था।
ठीक है। और नीचे है जी 10 लाख और 25 लाख। फाइन, ये 2 पॉइंट्स हैं जी यहाँ पर पेंडिंग है, आज की क्लास में ही कवर अप करेंगे, बट पहले मैं आपको 44 AE, BB, BBB और AD पहले पढ़ा दूं, उसके बाद ही हम कवर अप करेंगे। इसमें से ना हम AE तो आज की क्लास में कवर अप करेंगे, बट 44 BB और BBB हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम के अंदर। वो जो एक NRI शिपिंग कंपनी 7.5% ऑफ द फ्रेट की इनकम, उसको हम कहते थे किताबें आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बस आप फ्लैट इंडिया से जो भी आपको रिसीव या रिसीवेबल है उसका 7.5% इनकम मान लो और उसके ऊपर टैक्स जमा करवा दो, ठीक है। ऐसे ये भी आएंगे जी, ये मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि BB और BBB आज की क्लास के अंदर कवर अप नहीं होंगे। आज की क्लास में मैं AD, ADA और AE को कवर अप करूंगा, बट इट इज टोटली पेंडिंग एज ऑफ नाउ, ठीक है जी। इनकी बात आधे घंटे 1 घंटे बाद होगी। किताबें कहां पे मेंटेन करनी है, तो वो कहता है कि सर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे हो। उसने कहा कि आपका एक ही बिजनेस का प्लेस होगा तो वहां पे मेंटेन कर लो। मैं कहा नहीं सर, हमारे पास तो मोर देन 1 प्लेसेस है, मोर देन 1 प्लेसेस है। मेरी फैक्ट्री है और मेरे 4 गोडाउन्स हैं या 4 ब्रांचेस हैं। वो कहता है जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन है आप वहां पे मेंटेन कर लो, जो भी प्रिंसिपल प्लेस है। तो मैंने कहा ठीक है, बट वो कहता है कि सर अब ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, वो तो ब्रांच में कर सकते हैं। वो कहता हाँ, मतलब अगर वो सिर्फ उसी एरिया के आप करना चाहते हैं तो कहता है इफ द सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर द ईच प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वो आप उन रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे रख सकते हैं, फिर सबकी किताबें उठाकर प्रिंसिपल प्लेस पे रखने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई कर देता हूं, 3 केसेस है। नंबर 1, एक ही जगह है जी मेरे पास, एक ही शॉप है, एक ही फैक्ट्री है, एक ही गोडाउन है, एक ही जगह है, फिर तो वहीं पे किताबें मेंटेन होंगी। बट अगर आप कहते हैं कि सर मेरे पास मोर देन 1 प्लेसेस हैं, तो मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, क्या सभी के अकाउंट्स यहीं पे मेंटेन होते हैं? तो मैंने कहा हाँ जी सर, 3 गोडाउन ही तो हैं, गोडाउन में कहां पे किताबें मेंटेन करूंगा, उनके भी रिकॉर्ड्स यहीं पे मेंटेन होते हैं। वो कहता है बस ठीक है, फिर तो आपने प्रिंसिपल प्लेस पे ही किताबें मेंटेन करनी। बट मैंने कहा कि सर मेरी 4 ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स वहीं पे मेंटेन होते हैं। तो वो कहता है कि जी इट इज टोटली फाइन, ठीक है। अगर ब्रांचेस हैं उनके सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और वो वहीं पे आप रखिए, उनको उठा के प्रिंसिपल प्लेस पे लाने की जरूरत नहीं है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कहते हैं सर जगह ही एक है, फिर तो बात ही खत्म, वहीं पे रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे। बट अगर आप कहते हैं मल्टीपल प्लेसेस हैं लेकिन वहां पर किताबें नहीं मेंटेन होती, सबकी किताबें यहीं पे मेंटेन होती है, ओके विद अस। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सबकी किताबें अलग अलग है और वहीं पे मेंटेन होती है, दैट टू इज ओके विद। और कितने सालों तक मेंटेन करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी, 6 इयर्स, हाथ से लिखना पड़ेगा आपको, 6 इयर्स तक आपको किताबें मेंटेन करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मैं आपके साथ कैलकुलेट कर देता हूं जी। सो अभी मैंने आपको बताया पेपर में कौन सा आपका ईयर आएगा जी, प्रीवियस ईयर कौन सा चलेगा, प्रीवियस ईयर 20-21 की किताबें, ठीक है जी। पहले तो आप इसका असेसमेंट ईयर 21-22 खत्म होने दो, ठीक है। उसके बाद 6 साल और हम ऐड करेंगे जी, ठीक है, 6 साल और ऐड करेंगे। तो पहला हमारा आएगा जी 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 31 मार्च 28 को आप ये किताबें जला सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर 20-21 की किताबें आप कब जाके डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, 1 साल असेसमेंट ईयर को छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने टिकटॉक कहां से शुरू की, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो एक तरह से कायदे से 7 साल हो गए, ठीक है। सो 20-21 के 7 साल के बाद आप इनकी किताबों को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई लेटर से 30 जून 28 को कहता है कि सर 20-21 की किताबें लाके चेक करवाओ, तो आप उनको ओपनली कह सकते हैं कि सर वी डू नॉट हैव, चाहे आपके पास पड़ी भी है, ठीक है। आप उनको बोले कि सर वो तो हमने डिस्पोज ऑफ कर दी, वी डू नॉट हैव इट, बिकॉज लॉ ने हमें बोला था 6 साल संभाल के रखने, 6 साल हमने संभाल के रखी, यू आर टू लेट, ठीक है, बहुत लेट आपने मांगी हमसे, अब तो हमारे पास ये किताबें है नहीं। जो लॉस था वो तो 8 सालों के लिए, यस, वो 8 years के लिए है, बट 8 साल तक किताबें मेंटेन करने की रखने की जरूरत नहीं है। लेटर से इस साल मैंने अपनी रिटर्न में भरा कि मेरा 4 करोड़ का लॉस है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आप कर लो ना चेक, 2 साल में, 1 साल में, आप 8 साल के बाद ही चेक करोगे, ये तो कोई सेंस नहीं है, ठीक
ठीक है। 8 सालों तक वो सेट ऑफ हो सकता है, बट अगर मैं इस साल बोल रहा हूँ कि मेरे को लॉस है जी 4 करोड़ का, और अगर आपको लगता है कि मैं बढ़ा चढ़ाकर अपना लॉस बता रहा हूँ, एक्चुअल में लॉस 2 करोड़ है और मैं 4 करोड़ बोल रहा हूँ, आप कर लो चाहे 6 साल तक आप कर लो। तो सर जैसे अगर 3 साल कंप्लीट हो गए उसके बाद हमारी टर्नओवर एक्सीड नहीं की, कोई भी पॉइंट नहीं सेटिस्फाई किया, फिर तो हम बुक से ही मेंटेन करेंगे उसका। हाँ, इन सालों की मत करो, लेटर से 3 साल के बाद आपकी टर्नओवर कम हो जाती है, आप मे बी ये बिजनेस ही बंद हो गया यहाँ पर, फिर तो टर्नओवर 000 हो गई, बट उसकी किताबें आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। ये किताबें आपको 6 साल तक संभाल के रखनी पड़ेगी। जब उस बिजनेस को बंद हुए 6 साल हो जाएंगे, तब आप जाके उनको आग लगा सकते हैं, ठीक है। टिल दैट टाइम दे मे सीक द इंफॉर्मेशन, और अगर आपने बोला कि सर मेरे पास तो किताबें हैं नहीं, सो इन दैट केस द पेनल्टी विल बी देयर, ठीक है, और अदर कॉन्सिक्वेंसेज विल ऑल्सो बी देयर, ठीक है, क्योंकि लॉ कहता है कि आपको ये किताबें मेंटेन करके रखनी थी। तो यहाँ पे हमारा जी ये सेक्शन का वर्क होता है। एक इलस्ट्रेशन है, पहले इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से रिवाइज भी करवा दूंगा। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मिस्टर विनोद इंडिविजुअल है जी, ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। इज कैरिंग ऑन द प्रोफेशन ऑफ फिल्म आर्टिस्ट, हमने कहा सर स्पेसिफाइड प्रोफेशन। ग्रॉस रसीद वो बता रहे हैं जी 18-19 में 1.15, 19-20 में 1.80 और फिर 2.10। अब आपसे पूछ रहे हैं जी 21-22 में किताबें मेंटेन करनी है, 21-22 में तो नहीं करनी, क्योंकि पिछले 3 सालों में, तीनों सालों में रसीट्स 1.5 लाख को एक्सीड करनी चाहिए थी, जो कि इनकी नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा उसने एक्सटेंड करके बताया जी, वो कहता है ना इनको फाइनेंशियल ईयर 18-19 में किताबें मेंटेन करनी है, अगर वो उनका पहला साल था तो, क्योंकि अगर पहला साल था और उसमें अगर आपको उम्मीद नहीं थी तो आप किताबें मेंटेन नहीं करेंगे। 19-20 में वैसे ही नहीं करनी, क्योंकि पिछले 3 साल नहीं देखे जाते, इसमें सिर्फ 1 ही साल देखा जाता है। और फिर 20-21 में भी नहीं करनी, क्योंकि 3 साल अगर नहीं है, सिर्फ 2 ही साल हैं, तो 2 ही साल का डाटा देखा जाता है, और दोनों सालों में आप 1.5 लाख को एक्सीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन तो ये थी कि दोनों सालों में एक्सीड होनी चाहिए। तो एक में एक्सीड हो रही है, एक में नहीं हो रही है, तो आप 3 साल तक तो आप बच जाएंगे।